आज हम करेंगे बेटा आपकी वर्कशीट नंबर 68। लेसन है जीव जनन कैसे करते हैं। और आज हम इसमें ये जो वर्कशीट है इसमें हम मानव में लैंगिक जनन होता है ये हमें पता है, इसको समझेंगे। और नर में पुरुषों में जनन अंग कौन से होते हैं और मादा में क्या कौन कौन से जनन अंग होते हैं और उनका क्या कार्य होता है, ये सारा हम आज इस वर्कशीट में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मानव में लैंगिक जनन। बेटा लैंगिक जनन आपको पता है जिसमें नर और मादा, मेल और फीमेल, है ना, इसकी ज़रूरत होती है, तो लैंगिक जनन होता है। जैसे आपने पौधों में भी देखा, पौधों में दो तरीके का जनन होता है, अलैंगिक और लैंगिक। लेकिन जो मनुष्य है उसमें अलैंगिक जनन नहीं हो सकता, इसमें लैंगिक जनन ही होता है। मानव में किशोरावस्था के दौरान नर और मादा दोनों की आकृति और क्रिया संबंधी अनेक परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था आपको पता है, एडोलेसेंट जो एज होती है हमारी 18 साल तक की, तो उसमें नर और मादा, लड़की और लड़का दोनों के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। बाहर से जो परिवर्तन दिखते हैं वो तो होते ही हैं, उनके शरीर के अंदर भी परिवर्तन होते हैं जो कि हार्मोन्स के कारण होते हैं। नर और मादा के शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न हार्मोन द्वारा होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे शरीर में जो कुछ ग्रंथियां होती हैं जिनका काम होता है हार्मोन्स रिलीज़ करना। हार्मोन का हमारे शरीर में, हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है बेटा, कई बार आप देखते होंगे। और ये जो हार्मोन्स जो होते हैं वो अपना असर इस एडोलेसेंट एज में, किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। आपने देखा होगा, आप लोग अभी इसी अवस्था में हो, अचानक आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है, अचानक आप बहुत चिड़चिड़े हो जाते हो, होता है ना ये आप सबके साथ। तो ये सब कुछ हार्मोन्स के कारण होता है जो कि हमारे नियंत्रण में नहीं होते। हाँ, हम इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं अपनी बॉडी को पोषक आहार देके, अच्छे न्यूट्रिएंट्स देके। तभी कहा जाता है हमें न्यूट्रिशन वाले खाने चाहिए, फूड खाना चाहिए, क्योंकि उसका असर हमारी हर बॉडी पार्ट पर, हर हार्मोन पर पड़ता है। जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। अब आपने सुना होगा बेटा, कहा जाता है कि लड़कियों की हाइट, है ना, हाइट की बात करते हैं कि 16 से 18 साल तक बढ़ जाती है, जितनी बढ़नी है उसके बाद नहीं बढ़ेगी। सुना होगा आपने भी, आपके घर में कहा जाता होगा, क्योंकि इस एज में, ये जो किशोरावस्था वाली एज है, इसमें ही ये जो परिवर्तन आते हैं शरीर में वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि शरीर की जो वृद्धि दर है वो धीमी होनी शुरू हो जाती है। जो हमारे शरीर की जो हाइट बढ़नी है या कोई और हमारे शरीर में चेंजेस आने हैं वो धीरे होने शुरू हो जाते हैं। और ये जो यहाँ पर लाइन लिखी हुई है बेटा, जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ कर देते हैं। ऊतक आपको पता है क्या होते हैं? ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं और हर कोशिका का अपना अलग अलग काम है, ठीक है ना। कोशिकाएं हमारी वृद्धि भी करती हैं। कोशिकाएं, आपने देखा होगा, हमारे जब टूट फूट, हमारे शरीर में कुछ चोट लग जाती है, कुछ टाइम बाद वहाँ पर दोबारा अपने आप हील हो जाता है। कई बार दवाई खानी पड़ती है, ज़्यादा चोट लग जाए, कई बार खरोंच लग जाती है, हल्का फुल्का जल जाता है, तो हमारा अपने आप ठीक हो जाता है। ये सब कोशिकाओं की वजह से होता है। और कोशिकाएं मिलकर, आपको पता है, ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। तो इस अवस्था तक, ये जो किशोरावस्था है, इसमें जब ये खत्म होने वाली होती है 17-18 साल तक या 16 आप समझ लो, तो तब तक हमारे जो जनन ऊतक है वो परिपक्व, मतलब वो मैच्योर हो जाते हैं, उनमें अब और चेंजेस आने बंद हो जाते हैं। किशोरावस्था की इस अवधि को यौवना आरंभ कहा जाता है। ये 13-14 साल से शुरू होता है बेटा, जिसको कि प्यूबर्टी भी कहते हैं, यौवन का आरंभ। यौवन मतलब जिसे आप लोग कहते हैं जवानी, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, नर और मादा युग्मक जननांगों में उत्पन्न होते हैं। आपको पता है जो नर युग्मक होता है उसे शुक्राणु कहते हैं, ठीक है, और जो मादा युग्मक होता है उसे अंडाणु या अंड कहते हैं। शुक्राणु भी कहते हैं, वृषण भी कहते हैं, ये आपने 9th में भी पढ़ा है, पीछे भी हमने आपको बताया हुआ है पिछले वर्कशीट्स में।
तो ये जो युग्मक हैं, जो नर में शुक्राणु या वृषण है और जो मादा में मतलब लेडीज़ में, लड़कियों में अंडाणु हैं, वो कहाँ उत्पन्न होते हैं बेटा? वो जनन अंगों में उत्पन्न होते हैं, जो जनन वाले अंग होते हैं हमारे। अब आप कहेंगे जनन वाले अंग कौन से हैं, वो भी हम वर्कशीट में आगे करेंगे। नर के जनन काल के दौरान जो जीवन भर रहता है, शुक्राणु या नर युग्मक उत्पन्न होते रहते हैं। देखो बेटा, मैंने अभी आपको बताया शुक्राणु जो होते हैं, अभी ये नर युग्मक है। जब शुक्राणु, आपने 9th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, शुक्राणु को हम ऐसे दिखाते हैं और अंडाणु को ऐसे दिखाते हैं। जब ये आपस में मिल जाते हैं, जब शुक्राणु इस अंडाणु के अंदर चला जाता है, इनका फ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना, तो फिर ये युग्मक हैं दोनों, और जब ये आपस में मिल जाते हैं तो ये बना देते हैं युग्मनज, ठीक है। और अगर युग्मनज बन गया तो उसके बाद फिर वो युग्मनज भ्रूण बनता है, फिर धीरे धीरे उसकी वृद्धि होती है, फिर वो बच्चा बनता है और फिर बाद में उसका जन्म हो जाता है। तो ये जो शुक्राणु हैं, नर जो आदमी होते हैं, लड़के होते हैं, पुरुष होते हैं, उनमें ये शुक्राणु जीवन भर बनते रहते हैं जब तक उनकी जीवन है। हाँ, वो बात अलग है, यौवनावस्था में या कम एज में ये ज़्यादा बनते हैं और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इनकी मात्रा थोड़ी कम होती जाती है। तो शुक्राणु तो जीवन पर्यंत बनते हैं, लेकिन जो हम औरतें होती हैं, लेडीज़ होती हैं या लड़कियां, मादा, जो भी वर्ड आप बोलो, उनमें रजोदर्शन से मादा युग्मक अंडाणु की उत्पत्ति का संकेत मिलता है। कहने का मतलब है कि रजोदर्शन मीन्स जो आपके मेंसेस जिसे आप कहते हो, तो उस टाइम ऐसा लगता है कि अब अंडाणु बन रहे हैं। वैसे तो मैं भी आपको बताऊंगी ये जन्म से ही होते हैं लेडीज़ के अंदर, पर चलो हम कहते हैं कि अब इनकी ये जो साइकिल स्टार्ट हो गई है, तो अब इनके अंडे बनने लग गए हैं, जिसे अंडाणु कहते हैं। और 45 से 50 वर्ष की आयु तक मादा या स्त्रियों में अंडाणु की उत्पत्ति रुक जाती है। 45 से 50 में कहते हैं ना, वो हो गया, मतलब ये बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है और फिर उनके अंडाणु निकलने बंद हो जाते हैं। बेटा ये 45-50 तो पहले की बात थी, आजकल तो ये 30-32 के बाद भी शुरू हो जाता है, तो जो कि लेडीज़ के लिए बहुत नुकसानदायक है। उससे उनके शरीर में कई कमियां आ जाती हैं। तो हमें शुरू से ही अपना ध्यान रखना है, हमें अपने शरीर में अच्छी चीज़ें ही खानी है अपने शरीर के लिए, ताकि हमारे शरीर में सब कुछ बैलेंस रहे। अब इस अवस्था में रजोधर्म रुक जाता है और इस स्थिति को रजोन वृत्ति कहते हैं। चलिए अब ये जो आगे पार्ट है, इसमें नर जनन अंग आपको दिखाए गए हैं। अब बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हैं, तो कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो हमारी वृद्धि करती हैं, हमारे शरीर की टूट फूट को ठीक करती हैं, और कुछ स्पेशल कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ जनन में काम आती हैं, ठीक है ना। वो हमारे शरीर की वृद्धि नहीं करती हैं, वो सिर्फ जनन में काम आती है। और जनन आपको पता है, अपने जैसे संतान उत्पन्न करना, संतान उत्पत्ति में काम आती हैं वो। उन कोशिकाओं का हमारे शरीर की लंबाई, टूट फूट से कोई मतलब नहीं होता। तो अब हम नर जनन अंग से स्टार्ट करते हैं। नर जनन अंग क्या होते हैं? नर जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग। अब आप ये समझो ध्यान से, नर जनन कोशिका मैंने अभी आपको बताया जो वृषण है, शुक्राणु कहते हैं और इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं इसे। ये वाले जो अंग होते हैं एवं जनन कोशिकाओं के निषेचन तक पहुंचाने वाले अंग। अब निषेचन क्या होता है बेटा? जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं निषेचन। हिंदी में इसे निषेचन कहते हैं। जब तक ये नहीं मिलेंगे, ठीक है, भ्रूण नहीं बनेगा, बच्चा नहीं होगा, तो और इंग्लिश में इसे कहते हैं फ्यूजन। तो अगर मैं जब आपको अब कभी मैं अगर फ्यूजन बोलूँ तो आप समझ जाना कि जो मेल पुरुषों का जो जनन कोशिका है शुक्राणु, जब वो स्त्रियों की जनन कोशिका अंडाणु से मिलती है तो उसे निषेचन या फ्यूजन कहते हैं। तो कैसे पुरुषों का शुक्राणु स्त्रियों के अंडाणु से मिलता है, वो जो अंग होते हैं उनको हम संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहते हैं, ठीक है। तंत्र, अंग अलग चीज़ है, अंग तो एक अंग हो गया, तंत्र होता है कई अंगों का समूह जिसे हम उत्तक भी कह देते हैं। अब अगला पॉइंट, नर जनन कोशिका।
जब भी आप ये वर्ड पढ़ेंगे नर जनन कोशिका, नर तो अलग चीज़ हो गई, जनन कोशिका मतलब शुक्राणु या वृषण। हाँ, तो नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ये अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगी एनलार्ज करके, तब आपको पता चलेगा। तो ये जो शुक्राणु बनते हैं वो वृषण में बनते हैं। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु के उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। देखो बेटा, ये आपको नर जनन अंग, और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, हमें इसको अच्छे से समझना है ताकि आपको क्लैरिटी आए। तो जो नर होते हैं उनका ये वाला जो हिस्सा होता है, इसको इंग्लिश में हम टेस्टिस भी कहते हैं, जिन्हें कि हिंदी में वृषण कहते हैं। इनमें ये शुक्राणु बनते हैं, और जो शुक्राणु हैं उसके बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो बाकी शरीर के टेम्परेचर से कम होता है। जो ताप चाहिए होता है, अगर शरीर के अंदर वो बनेंगे तो वो डेड हो जाएंगे। जो शुक्राणु हैं उनके लिए जो तापमान है शरीर के तापमान से कम होना चाहिए। तो उनको ये देखो, ये जो पोर्शन है, ये जो अंग है जिसे वृषण कह रहे हैं, ये शरीर से अलग होता है, जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम होता है और शुक्राणु बन सकते हैं। और अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो शुक्राणु बनेंगे नहीं, वो मर जाएंगे। ठीक है, अब तो ये इन्होंने बता दिया है, ये प्रश्न भी आएगा आपका। अगला पॉइंट है शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरॉन लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। एक हार्मोन होता है बेटा, जिसको कि मेल, ये पुरुषों में होता है, लड़कियों में, स्त्रियों में नहीं होता। हार्मोन जो होता है इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। मैंने अभी आपको बताया था कि आपका मूड अचानक से बदल जाता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं कभी से, तो ये हार्मोन्स पे बहुत ज़्यादा, हार्मोन्स पे डिपेंड करता है ये सब कुछ। तो एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, वो शुक्राणु के उत्पादन, जो शुक्राणु बनते हैं उस पर भी नियंत्रण करता है, और वो लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। अब आप कई बार ये देखना, आप देखोगे, चलो हम लेडीज़ की बात करते हैं। कई बार हमारे जो लेडीज़ होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरॉन नहीं होता, उनमें एस्ट्रोजन होता है, वो मैं आपको, उनमें अलग हार्मोन होता है। तो आप देखोगे अगर कभी कभी किसी बच्चे में, किसी लड़की में ये हार्मोन ढंग से रिलीज़ नहीं होता, तो आपने सुना होगा अपनी फ्रेंड्स का, कईयों को तो पीरियड्स गैपिंग के बाद होते हैं, है ना, और कईयों को बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारा हार्मोन्स के ऊपर होता है। तो जो हार्मोन होते हैं वो हमारे शरीर में इन चीज़ों को, और ये जो हार्मोन तो बहुत सारे होते हैं, आपने पहले ये जो पोषण वाला लेसन है, एक ये जो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब हार्मोन है, ये सब वो भी हार्मोन है, पर ये जो टेस्टोस्टेरोन है और जो लेडीज़ में एस्ट्रोजन होता है वो जनन वाले हार्मोन है, वो इन चीज़ों पर कंट्रोल करते हैं। अगर ये हार्मोन ठीक से नहीं हमारे शरीर में बनेगा तो हमारे ये जो जनन अंग है उसकी क्रियाविधि में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा, और उनको ढंग से, उनको समय पर वो रिलीज़ हों, सही क्वांटिटी में रिलीज़ हों, वो हमारे खान पान के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हमें ज़्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए। ये जो आप लोगों की इस वक्त एज है, उस टाइम इस टाइप की चीज़ें खाने का मन बहुत ज़्यादा करता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कई बच्चों में बहुत ज़्यादा इरेगुलेशन होता है। ये जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, कईयों को 3-3, 4 महीने बाद हो रहे हैं, कईयों को जल्दी हो रहे हैं। तो चलिए, हमने देख लिया अभी टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है। एक तो वो शुक्राणु के उत्पादन पर नियंत्रित करता है, और लड़कों में जो यौवन के आरंभ में या ये यौवनावस्था में जो कई लक्षण होते हैं उनको भी वो कंट्रोल करता है। अगला पॉइंट है उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्र वाहिकाओं द्वारा होता है। ये शुक्र वाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर संयुक्त नली बनाती हैं। मोचन मतलब निकलना। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि ये शुक्राणु बनते इस जगह पर हैं, वृषण में बनते हैं, फिर यहाँ से एक नली होती है जिसको कि शुक्र वाहिका कह रहे हैं ये। तो ये बनते यहाँ पर हैं, और यहाँ पर एक शुक्र वाहिका होती है, उससे ये यहाँ पर आ जाते हैं जिसे मूत्राशय कहते हैं। तो ये जो नली है, यहाँ से वो मूत्र भी विसर्जित करते हैं और शुक्राणु भी इनसे निकलते हैं। अगला है अंतः मूत्र मार्ग शुक्राणुओं एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग हैं। उभय मार्ग है मतलब कॉमन, वहीं से शुक्राणु भी निकलते हैं, वहीं से ही उनका यूरिन या मूत्र भी पास होता है।
प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्र वाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है, साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। अब देखो बेटा, यहाँ पर इन्होंने एक प्रोस्टेट और एक शुक्राशय वर्ड बोला है। ये जो दो अंग हैं हमारे शरीर में, ये जेंट्स के शरीर में, वो भी कुछ रिलीज़ करते हैं हार्मोन्स, या हार्मोन नहीं बोलेंगे, वो कुछ फ्लूइड लिक्विड सा उनसे निकलता है, जो शुक्राणुओं के, ताकि शुक्राणु यहाँ से आसानी से निकल जाएं। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपके हाथ में कोई चूड़ी नहीं फंस रही, नहीं घुस रही, तो आप तेल लगा लेते हैं, साबुन लगा लेते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है, हमारी चूड़ी आसानी से हाथ में घुस जाती है। तो वही काम ये प्रोस्टेट और शुक्राणु एक फ्लूइड, एक लिक्विड जैसा कुछ मटेरियल निकालते हैं, जिससे कि जो शुक्राणु हैं, ठीक है, और जो मूत्र है वो तरल अवस्था, मतलब वो उनका पैसेज आसानी से हो जाता है, मतलब वो मूत्र मार्ग से आसानी से बाहर निकल जाते हैं। और इसका एक और कारण भी, एक और फ़ायदा भी है कि ये जो स्राव होता है, ये जो लिक्विड निकलता है, इससे इन्हें पोषण भी मिलता है, किन्हें, शुक्राणुओं को, ठीक है। ये उससे हेल्दी बनते हैं, न्यूट्रिशियस बनते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। प्रोस्टेट इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, देखो इसमें ज़्यादा क्लियर सा नहीं है, आप ये बुक से चेक करना प्रोस्टेट कहाँ लिखा हुआ है। देखो शुक्राशय तो इन्होंने यहाँ पर ये दिया हुआ है, और प्रोस्टेट ये है, ठीक है। तो आपको ना इन सब के ये जो नर जनन अंग में भाई कौन कौन से अंग है, जैसे हमने पाचन तंत्र में देखे थे, मुंह है, भोजन नलिका है, उदर है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये हमारे पाचन तंत्र के हिस्से हैं। तो ये जो हम इस टाइम सारे पढ़ रहे हैं, ये जनन तंत्र के हिस्से हैं। अभी हम मेल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आगे देखते हैं। शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं, जिनमें मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूंछ होती है, जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है। तो शुक्राणु जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, और इनमें आनुवांशिक तत्व होते हैं, क्योंकि ये जो नर से निकले हैं, हमने देखा है ना, कोशिका, ये एक तरीके से कोशिका है ये, जिसका नाम शुक्राणु है। चाहे इसकी शेप ऐसी है, तो है तो ये कोशिका ही, इसके अंदर भी जो केंद्रक है, उसके अंदर क्रोमोसोम है, गुणसूत्र हैं, जो कि डीएनए से मिलकर बने हैं। हमें पता है डीएनए में आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। जब ये शुक्राणु मादा अंडाणु से मिलता है, तभी इनके फ्यूजन से बच्चा होता है, तभी तो उसके अंदर अपने मम्मी पापा के लक्षण आते हैं, ठीक है। तो इनमें एक पूंछ होती है, जैसे हम बना रहे हैं ऐसे ऐसे पूंछ, जो कि इन्हें मादा जनन कोशिका को अंडाणु कहते हैं, उसके पास जाने में मदद करती है। तो अब हमने बेटा ये सारे नर जनन अंग पढ़ लिए, जिसमें कि आता है वृषण, ठीक है, शुक्रवाहिका, क्योंकि शुक्राणु निकलते हैं वहाँ से, पास करते हैं, एक शुक्राशय, एक हमने प्रोस्टेट पढ़ा, ठीक है। अब हम मादा जनन अंग की तरफ जाते हैं। ये इसका फोटो दी हुई है इन्होंने। अब पढ़ते हैं हम अभी मादा जनन कोशिकाओं। अब मादा की जनन कोशिकाएं क्या हैं, जिन्हें अंड या अंडाणु कहते हैं। उसका निर्माण अंडाशय में होता है, ठीक है। अब अंडाशय देख लो आप ध्यान से, ये रहा, ये दो, जिनको कि हम ओवरी कहते हैं इंग्लिश में, इनमें अंडाणु बनते हैं। जैसे नर में जो शुक्राणु होते हैं वो वृषण में बनते हैं, जो हम लेडीज़ होती हैं उनमें अंडाणु, और जो वृषण होता है वो एक होता है, और हमारी लेडीज़ के शरीर में दो ओवरीज होते हैं, दो अंडाशय होते हैं, और अंडों का निर्माण इन्हीं में होता है। अंड अंडाणु एक ही बात है। तो बेटा जो शुक्राणु अंडाणु है, ये कोशिकाएं हैं ये भी, ठीक है। तो हमने देख लिया इनका निर्माण अंडाशय में होता है। ये हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन भी उत्पादित करती हैं। ये जो अंडाशय है, इसमें से दो हार्मोन भी निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी निकलते हैं इनमें से। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना, जब हम ये पढ़ रहे थे कि जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट होता है, हम कहते हैं अंडे तभी बनते हैं। नहीं, जब एक छोटी बच्ची पैदा होती है, तो जो उसके अंडाशय हैं दो, उनमें अंडे होते हैं, लेकिन अभी वो अपरिपक्व होते हैं, मैच्योर नहीं होते, ठीक है। यौवनावस्था में इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। और यौवनावस्था आपको पता है, जब हमारे पीरियड्स स्टार्ट शुरू होने वाले होते हैं, तो ये कुछ तभी शुरू होते हैं बेटा, जब वो अंडे परिपक्व मैच्योर होने लग जाते हैं।
दो में से एक अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। देखो बेटा, हमारे दो अंडाशय हैं, लेडीज़ में दो अंडाशय होते हैं, ओवरीज कहते हैं जिन्हें। तो होता क्या है, हर महीने होते तो इसमें बहुत सारे अंडाणु हैं, आपने देख लिया जन्म के समय में भी होते हैं, लेकिन वो इमैच्योर होते हैं, वो अपरिपक्व होते हैं। अगर मतलब शुक्राणु उनसे मिले तो फ्यूजन होके भ्रूण नहीं बनेगा। लेकिन क्या होता है, जब हमारी यौवनावस्था आ जाती है, हमारे पीरियड स्टार्ट होने वाले हो जाते हैं, तो हर होते तो अंडाणु बहुत सारे हैं, लेकिन ये इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक अंडाणु परिपक्व होता है। एक महीने वो इस वाली ओवरी में होगा, अगले महीने वो इस वाली में होगा, सिर्फ एक अंडा। और ये जो शुक्राणु होते हैं ना, जो पुरुष के होते हैं, ये तो बहुत सारे निकलते हैं, ठीक है, इनकी कोई गिनती नहीं, बहुत सारे निकलते हैं। लेकिन अंडाणु सिर्फ एक होता है। एक महीने वो इस वाली ओवरी में होता है, एक महीने इस वाली ओवरी में होता है, अंडाशय में होता है। तो आगे पढ़ते हैं, अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब। देखो बेटा, अभी हमने नर जनन में शुक्रवाहिका पढ़ा था, जिससे कि शुक्राणु तैर कर इनके मूत्र मार्ग में आते हैं। स्त्रियों में कैसे होता है, बने तो वो अंडाशय में, लेकिन अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब द्वारा ये जो अंडे बनते हैं, ये गर्भाशय तक ले जाए जाते हैं। ये देखो, ये जो वाहिका आप देख रहे हो, ये अंडवाहिकाएं हैं, ये जो बन रही हैं, इनको फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। यहाँ से ये गर्भाशय, यूट्रस कहते हैं जिसे इंग्लिश में, और अगर यहाँ से अंडा परिपक्व होता है तो वो यहाँ से यहाँ आता है, ये पूरा गर्भाशय है। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। ये देखो, ये जो ब्राउन ब्राउन इसके अंदर है, ये ब्राउन लेयर के अंदर है जो, ये पूरा गर्भाशय है। हाँ, तो लचीला थैलानुमा संरचना होती है, लचीली होती है, तभी तो आपने देखा है ना कि 9 महीने जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो गर्भाशय में रहता है, धीरे धीरे वो पेट फूलता है, वो क्योंकि गर्भाशय, ये जो यूट्रस है वो फूल रहा है। अब ये लचीला है तभी तो फूल रहा है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। देखो यहाँ पर इन्होंने ये ग्रीवा दिखाई हुई है, ये ग्रीवा है ये वाली, और ये योनि मार्ग है। अब आगे, शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहाँ से ऊपर की ओर यात्रा करके वो अंडवाहिका तक पहुँच जाते हैं, जहाँ अंड कोशिका से मिल जा सकते हैं। अब क्या होता है बेटा, जब मेल और फीमेल, जब हम लोगों की मैरिज होती है, तो जब हमारा बोलते हैं ना इंटीमेट कनेक्शन, जब नर का जो वृषण ये वाला पार्ट है, जिसे हम पेनिस कहते हैं, जब वो यहाँ अंदर जाता है तो उससे शुक्राणु निकलते हैं और फिर वो हमारे अंडाणु तक पहुँचते हैं इन वाहिकाओं द्वारा, ठीक है। और वहाँ जाते हैं वो शुक्राणु गए, हमें पता है अंड कोशिका में बहुत सारे अंडे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बताया सिर्फ एक ही अंडा होता है जो परिपक्व होता है। अगर गए तो बहुत सारे शुक्राणु, अगर एक वो उस अंडे से कोई एक शुक्राणु उस एक अंडे से मिल गया जो कि मैच्योर है, परिपक्व है, तो युग्मनज बन जाता है। आपको याद रखना है नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक होता है शुक्राणु, मादा युग्मक होता है अंड या अंडाणु। जब ये दोनों मिलते हैं तो युग्मनज बनता है, ठीक है। मतलब जब वो आपस में मिल जाते हैं तो उसको युग्मनज कहते हैं। फिर वो धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसकी अगली स्टेज होती है भ्रूण, फिर उसे भ्रूण कहा जाता है। तो अब आगे देखते हैं, निषेचित अंडा विभाजित होकर भ्रूण बनाता है। अब मैंने बता दिया निषेचित होना मतलब फ्यूजन होना, जब शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो जो निषेचित अंडा है वो विभाजित होकर भ्रूण बनाता है। भ्रूण गर्भाशय में, फिर वो भ्रूण यहाँ आ जाता है यूट्रस में, जहाँ वह लगातार विभाजित होकर, मतलब भ्रूण भी कोशिका ही है, आपको पता है कोशिका में विभाजन होता रहता है, वो टूटता रहता है, विभाजित होता रहता है और उसकी वृद्धि होती रहती है, और उस भ्रूण के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनका विभाजन होता रहता है, वो बड़ा होता रहता है, और फिर धीरे धीरे जो अंदर बच्चा था उसके अंग बनने लग जाते हैं। और ये वाला काम जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं उसके 3 महीने में होता है, उससे पहले उसका कोई भी अंग विकसित नहीं होता, सिर्फ अंदर कोशिकाओं का विभाजन होता रहता है।
बेटा कोशिकाएं अगर विभाजित नहीं होंगी तो हमारा शरीर वृद्धि ही नहीं करेगा। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब माँ का शरीर गर्भधारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। मतलब माँ का जो शरीर है या गर्भाशय है वो इस तरीके से बनाया गया है कि हमारे शरीर में अगर कोई लेडीज़ के शरीर में जब भ्रूण बनता है, बच्चा विकसित होता है, तो हमारे शरीर में वो आसानी से हो जाता है। हमारे शरीर की संरचना इस तरीके से है। तो गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। तो बेटा ये जो यूट्रस है ना, हर महीने ये साइकिल शरीर के अंदर होती रहती है। क्या होता है कि वो हर महीने तैयारी करता है कि अगर उससे शुक्राणु मिले और उसका अंडाणु मिलकर भ्रूण बनाए। तो ठीक है, इस तैयारी में हमारे पीरियड्स होते क्यों हैं वो यहाँ समझाया गया है। इस तैयारी के लिए उसकी आंतरिक परत मोटी हो जाती है। ठीक है, ये जो हमारी यूट्रस है उसकी जो ये वाली लेयर है वो मोटी हो जाती है, थोड़ी थिक हो जाती है, और उस जगह से ना ब्लड भी बहुत ज़्यादा फ्लो होने लग जाता है, ताकि अगर भ्रूण बने तो उसको न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है, तो जो भ्रूण है उसको पोषण माँ के खून से ही मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेजेंटा कहते हैं। और ये एक प्लेजेंटा क्या होता है, ये एक तश्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धंसी होती है। अब मान लो ये गर्भाशय है तो उसके भित्ति मतलब जो उसकी बाहर वाली लेयर झिल्ली होती है, तो उसके अंदर वो प्लेसेंटा धंसा होता है, उसके अंदर बिल्कुल फंसा होता है। इसमें क्या होता है, भ्रूण की ओर के उत्तक में प्रवर्ध होते हैं। मान लो ये इन्होंने कहा तश्तरी नुमा ये प्लेसेंटा है जो कि माँ के गर्भाशय के साथ चिपका हुआ है। ठीक है, अब मान लो भ्रूण बन गया, निषेचन हो गया, शुक्राणु अंडाणु से मिल गया, तो इसमें ना ऐसे उंगली नुमा प्रवर्ध होते हैं। आपको पता है एक ये सीधी लाइन है, अभी आप मुझे एक बात बताना, एक ये सीधी लाइन है और एक ये है, किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है? सरफेस एरिया मतलब अगर मैं कोई चीज़ रखूं, जैसे एक बॉल मैंने यहाँ रखी, वो इधर से इधर जल्दी चली जाएगी या इस वाले रास्ते से इधर जल्दी आएगी, ये आप मुझे बताओगे। अब ये तो छोटा रास्ता है, अगर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, किक मारेंगे तो वो जल्दी से बाहर चली जाएगी। और अगर एक ये रास्ता है तो पहले ये बॉल यहाँ आएगी रोल करते हुए, फिर ऊपर जाएगी, फिर यहाँ आएगी। ठीक है, टाइम लगेगा। तो इसलिए इसमें प्रवर्ध होते हैं, इस ऐसी संरचना होती है ताकि जो भ्रूण है वो ज़्यादा देर तक यहाँ रह सके और ज़्यादा से ज़्यादा पोषण इससे, हमें पता है ना, अब्जॉर्ब कर सके, सोख सके। तो माँ के उत्तक में रिक्त स्थान होते हैं सॉरी, जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। जो माँ का उत्तक मतलब ये जो हमारा गर्भाशय है उसमें रिक्त स्थान भी होते हैं, ये वाली चीज़ें होती हैं, ताकि इसमें भ्रूण अच्छे से घुस जाए, उसको वो छुपा लें। तो उससे क्या होता है, भ्रूण ज़्यादा देर तक रहता है उसमें, और जो माँ के खून में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा देर तक सोख सके, उनसे अच्छे पोषक तत्व ज़्यादा देर तक ले सके। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक वृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। वृहद मतलब बहुत ज़्यादा क्षेत्र प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण, अब ये तो हो गया कि भ्रूण जो है वो सारे, आपने देखा भी होगा, जैसे जो बच्चा होता है 9 महीने माँ के पेट में रहता है, वो कुछ, हम थोड़े उसे कुछ खिला रहे हैं, माँ खाना खाती है, तो एक वो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है, नाल से जुड़ा होता है, वो माँ की नाल से उसकी नाल जुड़ी होती है, जो माँ खाती है। तभी कहा जाता है ना कि माँ को अच्छा खाना देना है ताकि अंदर जो बच्चा है वो हेल्दी हो, तो वो सारा पोषण उससे लेता है। फिर आगे इन्होंने ये लिखा हुआ है, और जो उससे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, भाई अब वो जो अंदर भ्रूण है वो धीरे धीरे बच्चा बन गया, वो खा पी रहा है, तो उससे भी वो भी मूत्र विसर्जित करेगा, वो सारी चीज़ें फिर माँ के खून में मिलती रहती हैं। ठीक है, तो प्लेसेंटा का ही ये काम होता है, वो माँ के खून से पोषक तत्व भ्रूण को देता है, और भ्रूण अपने जो अपशिष्ट हैं उनको माँ के खून में स्थानांतरण भी प्लेसेंटा से ही होता है। तो बेटा मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से आपको ये वर्कशीट समझा दी है, आपका ये पोर्शन जो है अच्छे से समझा दिया है मैंने। नहीं समझ आएगा 1-2 बार वर्कशीट देख लेना, नहीं तो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हो। अब ये है प्रश्न उत्तर, इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य लिखिए। वृषण, शुक्रवाहिकाएँ, अंडाशय, अंडवाहिका, गर्भाशय या प्लेसेंटा। ठीक है, तो इनके कार्य
वृषण का आपने कार्य देख लिया। वृषण का क्या कार्य है? वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो वृषण का क्या कार्य है? वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब शुक्रवाहिका क्या करती है? शुक्रवाहिका आप लिखेंगे, शुक्रवाहिका शुक्राणुओं का मोचन करती है। ठीक है, मोचन करना मतलब उन्हें बाहर निकालना। अब मतलब ये जो वृषण में जो शुक्राणु बने हैं उनको यहाँ से बाहर निकालना, ये काम करती है शुक्रवाहिका। तो शुक्रवाहिका काम है शुक्राणु का मोचन करना। अंडाशय क्या होता है? अंडाशय में अंडों का निर्माण होता है। तो अंडाशय में आप लिखेंगे अंड कोशिका का निर्माण होता है अंडाशय में। मैं आपको बता रही हूँ, आप यहाँ से अपने आप करेंगे। अगला है अंडवाहिका। अब अंडवाहिका क्या क्या कार्य होता है? अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब द्वारा अंड कोशिका गर्भावस्था तक ले जाई जाती है। ये इसका काम हो गया अंडवाहिका का। अगला है गर्भाशय का क्या कार्य होता है? गर्भाशय में क्या होता है? पहला क्वेश्चन है वृषण के कार्य। तो मानव में वृषण 2 कार्य करता है। एक तो वहाँ पर शुक्राणुओं का उत्पादन होता है, दूसरा है टेस्टोस्टेरोन वृषण में ही निकलता है। बी है शुक्रवाहिकाओं के क्या कार्य हैं? तो शुक्रवाहिका क्या करती है बेटा? जो शुक्राणु बनते हैं वो शुक्रवाहिनी से होते हुए ही बाहर निकलते हैं शरीर से। और दूसरा है शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नलिका बनाती हैं। अच्छा, ये ई है पहले। गर्भाशय का कार्य क्या है? ये शिशु का जो विकास होता है वो गर्भाशय के अंदर होता है। भ्रूण बनने के बाद जब उसके अंदर कोशिकाओं का विभाजन होता रहता है, उसकी वृद्धि होती रहती है, तो वो सारा कार्य गर्भाशय के अंदर होता है। और प्लेजेंटा का क्या कार्य है? यह भ्रूण को पोषण प्रदान कराता है। अंडाशय का कार्य, अंडाशय का कार्य अंडे उत्पन्न करना है और सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन का उत्पादन करना है। जैसे वृषण में टेस्टोस्टेरोन बनता है, वैसे ही अंडाशय में जो है वो एस्ट्रोजन बनता है। और अंडवाहिका के क्या कार्य हैं? जो अंड का निषेचन होता है वो अंडवाहिका में होता है। तो ये जो दूसरा प्रश्न है, वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं? तो इनका उत्तर आप ये लिखोगे, वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं वृषण कोश में, क्योंकि इसका कारण यह है कि शुक्राणु के उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। ठीक है, तो ये दूसरे का उत्तर है आपका। तीसरा है भ्रूण के रोपण के बाद गर्भाशय में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो आपको इसमें ये लिखना होगा कि गर्भाशय जो है, गर्भाशय की आंतरिक परत मोटी हो जाती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर का प्रवाह भी बढ़ जाता है। और भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसलिए प्लेजेंटा तक लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना लिखना ठीक है कि उसकी आंतरिक परत मोटी हो जाती है और वहाँ पर रुधिर का प्रवाह भी बढ़ जाता है। और चौथा प्रश्न है मादा जनन तंत्र के उस अंग का नाम लिखिए जहाँ निषेचन होता है। तो मैंने अभी आपको बताया है जो अंडवाहिका है, ये अंडा है, इससे जो वाहिका निकल रही है, ठीक है, और एक इधर वाले अंडे से आती है, इसको अंडवाहिका कहते हैं। यहीं पर ही भ्रूण का निषेचन होता है। निषेचन आप समझ गए, शुक्राणु आया, यहाँ से अंडे निकले, ट्यूब में आए और ये शुक्राणु उससे मिला और भ्रूण बन जाता, युग्मनज बना, युग्मनज बड़ा होकर भ्रूण बनता है। तो ये सारा काम अंडवाहिका में ही होता है।